गुड मॉर्निंग। आज क्लास 8 का एक ऐसा चैप्टर शुरू होगा जो मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप जनरली कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, एकेडमिक्स हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है। तो आज जो शुरुआत होगी वो किसकी है? अराइवल ऑफ यूरोपियंस। ये यूरोपियन कंपनी भारत में आई क्यों या अलग अलग देशों में क्यों गई, क्या कारण रहे हैं उसके पीछे आने के, ये बात आज आपको पता चलेगी। कुछ चीज़ें आप जानते होंगे, कुछ चीज़ें प्रयास मैं करूंगा आपके नॉलेज में ऐड करने का। तो क्लास शुरू करते, बहुत ध्यान से आप बातों को सुनेंगे, समझेंगे। जो बात नहीं समझ में आएगी आप पूछेंगे। ठीक, शुरुआत करते हैं। अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। किस तरीके से यूरोपियंस भारत में आए। अब इसको देखने से पहले वर्ल्ड मैप पे भारत का लोकेशन क्या है ये समझना जरूरी है। तो देखते हैं कि वर्ल्ड मैप पे भारत का लोकेशन क्या है। देखिए, यहां पे हमें दिखाई दे रहा है क्या? अपना प्यारा भारत। ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है। अब यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है क्या? यूरोप। ये यूरोप दिख रहा है। अब जरा देखिएगा, यूरोप से भारत को ट्रेड करने के लिए अगर कोई रास्ता है तो वो हमें ये दिखता है। ये यहाँ पे एक देश है, आपको दिखाई देगा, टर्की नाम का, जिसका नाम आज तुर्की हो गया है। प्रेजेंट नाम इसका क्या है? तुर्की। तो ये तुर्की से होते हुए तुर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया। पहले हमें पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी भारत का ही पार्ट रहा है। 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। 1893 के करीब अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ था। तो ये एक रास्ता रहा है क्या? ट्रेड करने का। यूरोप से अगर भारत के साथ यूरोप को अगर ट्रेड करना है तो ये कौन सा रास्ता है? टेरेस्ट्रियल मार्ग है। मतलब एक टेरेस्ट्रियल रूट है, स्थलीय मार्ग जिसको बोलेंगे। तुर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान होते हुए भारत से ट्रेड हो रहा है। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पढ़े हैं कि यहाँ पे गुजरात में एक पोर्ट था जिसका नाम है लोथल। लोथल के समय से, मतलब इतने पुराने समय से क्या चल रहा है? भारत के साथ दूसरे देशों का ट्रेड चल रहा है। हाँ, अब जरा देखें हम लोग, तो दो रास्ते हैं। एक तो तुर्की होते हुए इस तरीके से आए, दूसरा आप देखेंगे तो इधर हमें दिखाई देगा रेड सी, है ना, और इधर है क्या? गल्फ ऑफ फारस। ठीक है, इधर से होते हुए जाएगा, यहाँ से होते हुए आदमी गया तुर्की होते हुए, या फिर इस तरफ से जाएगा। ये एक दो रास्ते थे, ट्रेडिशनल रूट थे जहाँ से ट्रेड होता था। लेकिन अब क्या है, तमाम उसमें परेशानी आती थी। अलग अलग लुटेरे कभी कभी जहाज लूट लिया करते थे, टैक्सेस वगैरह लगे थे, लेकिन फिर भी ट्रेड होता था। लेकिन इतिहास में एक घटना ऐसी घटती है 29 मई की। 29 मई 1453 कब की घटना है? 29 मई 1453, वॉर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कौन सी लड़ाई लड़ी गई? वॉर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये दिन इतिहास में इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसके बाद विश्व का इतिहास बदल गया पूरी तरीके से। कैसे घटनाएं घटती हैं देखते हैं जरा। आते हैं इसमें। अगर रूट देखें हम लोग, पहला अगर जनरल रूट देखा जाए तो वो कौन कौन सा है? ये अगर भारत का मैप देखें, यहाँ पे पाकिस्तान वाला पार्ट दिखता है, उसके ऊपर अफगानिस्तान। तो ये पूरा भारत रहा है। हाँ, अब इसके इधर कौन सा देश है? हमें दिखाई देगा ईरान, फिर इराक। इराक से जुड़ा हुआ कौन सा है? तुर्की है। इसके बाद क्या शुरू हो जाता है? यूरोप शुरू हो जाता है। ये क्या शुरू हो गया? यूरोप। ये बातें आपको क्लियर होंगी आई होप। अब देखिए, यहाँ पे ये जो यूरोप है और तुर्की है, यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल। एक जगह है जिसका नाम क्या है? कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल एक ऐसे जगह पे वो देश लाई करता है, देश का एक जगह ऐसा लाई करता है जो कि क्या है? यूरोप का प्रवेश द्वार है। गेटवे क्या है वो? यूरोप का। यूरोप अगर जाना है तो कॉन्स्टेंटिनोपल होते हुए ही जाना पड़ेगा। ठीक,
इस तरीके से क्या है, रूट रहा है ट्रेड करने का। अब कॉन्स्टेंटिनोपल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी आपको बात समझ में आएगी। वॉर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब लड़ा गया, ये 29 मई 1453, वॉर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। अब देखते हैं पहले कॉन्स्टेंटिनोपल कहाँ पे लाई करता है। हाँ, इसी कॉन्स्टेंटिनोपल का एक नाम आज के समय पे जो है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, कुस्तुनतुनिया। किस नाम से जाना जाता है, कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया। अगर प्रेजेंट नेम की बात करें तो प्रेजेंट इसका क्या नाम है, इस्तांबुल। क्या नाम है, इस्तांबुल। इस्तांबुल तुर्की का एक बहुत ही फेमस सिटी है। अब एक ऐसी स्थिति जानिए कि कॉन्स्टेंटिनोपल या फिर कुस्तुनतुनिया एक ऐसा जगह है जहाँ पे दुनिया भर के विद्वान रहा करते हैं। ठीक, उस समय एक धार्मिक जगह, कुल मिलाकर के बड़ा ही इंपॉर्टेंट जगह है ये। हाँ, इस बात को याद रखिएगा। इसी का आज के समय क्या नाम है, इस्तांबुल। इस्तांबुल। इतनी बातें क्लियर हैं। देखते हैं आगे जरा। ये यहाँ पे अगर मैं इसे हटा दूँ, देखिए ये है तुर्की वाला पार्ट, और यहाँ पे ये छोटा सा जो येलो कलर का है ना, ये दिख रहा होगा आपको, यही कॉन्स्टेंटिनोपल है। अगर हम लोग वर्ल्ड के मैप पे देखें, ये दिख रहा है, ये तुर्की है पूरा। हाँ, यहाँ पे है क्या, कॉन्स्टेंटिनोपल। ये ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा होगा। अब देखिए जरा, ये एक ऐसे जगह पे जो यूरोप को क्या कर रहा है, बाकी अफ्रीकन कंट्री से या एशियन कंट्री से क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। इसके ऊपर हमें दिखाई पड़ रहा है कौन सा सी है, ब्लैक सी। ठीक, इसके नीचे कौन सा है, मेडिटेरियन सी। और आपको ये पता है कि कोई पतला जल का रास्ता, हाँ, पानी का एक ऐसा रास्ता जो दो जमीन के रास्ते को जोड़ता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेट। जैसे भारत में पाक स्ट्रेट है, जानते हैं आप, उसी तरीके से यहाँ पे जो स्ट्रेट है उसका नाम है बासपोरस स्ट्रेट। क्या नाम है, बासपोरस स्ट्रेट। मतलब बोलूँ अगर मैं, ब्लैक सी को मेडिटेरियन सी से जोड़ने वाला स्ट्रेट कौन सा है, बासपोरस स्ट्रेट। कोई दिक्कत इतनी बात में? ठीक, ये लोकेशन आप दिख रहा है, इतनी बात में कोई दिक्कत? आते हैं इधर। यहाँ पे ये कॉन्स्टेंटिनोपल, इसी का आज के समय पे नाम क्या, इस्तांबुल। यहाँ पे जो लड़ाई लड़ी गई कौन सा, ये आपका वॉर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। इसके पहले अगर देखें तो पूरे के पूरे यूरोप में या यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में, अफ्रीका में एक एम्पायर राज करता था जिसका नाम है रोमन एम्पायर। कौन सा एम्पायर, रोमन एम्पायर का बहुत बड़ा वर्चस्व रहा है। ठीक, रोमन सब बहुत ताकतवर रहे एक समय पे। तो रोमन एम्पायर का अगर देखें सीन, कौन एम्पायर, रोमन एम्पायर। शुरुआत में तो रोमन एम्पायर बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस था, लेकिन आप देखते हैं कि जब चीज़ें बढ़ती हैं तो धीरे धीरे उसमें क्या हो जाता है, विघटन शुरू होता है, अलगाव शुरू होता है। तो रोमन एम्पायर दो भागों में टूट गया। कितने पार्ट में, दो, ईस्टर्न रोम और वेस्टर्न रोम। लिखते हैं ईस्टर्न रोम और वेस्टर्न रोम। ईस्टर्न रोम का कैपिटल तो रखा गया क्या, रोम ही, लेकिन ये वेस्टर्न रोम का कैपिटल क्या है, कॉन्स्टेंटिनोपल। क्लियर है बात इतनी? ईस्टर्न रोम, वेस्टर्न रोम। ईस्टर्न रोम की कैपिटल क्या है, रोम ही। वेस्टर्न रोम की कैपिटल क्या बन गई, कॉन्स्टेंटिनोपल। और यही जो वेस्टर्न रोम वाला पार्ट है,
इसी को क्या, ये कौन सा एम्पायर बना, यही एम्पायर बना बेजेंटाइन एम्पायर। कौन सा एम्पायर, बेजेंटाइन एम्पायर। कौन सा एम्पायर बना ये, बेजेंटाइन एम्पायर। तो देखा जाए क्या, रोम राज कर रहा है यूरोप पे। फिर क्या समय आ रहा है कि रोम दो भागों में बट गया, ईस्टर्न रोम और वेस्टर्न रोम। ईस्टर्न रोम का कैपिटल क्या बना, रोम ही। वेस्टर्न रोम का कैपिटल क्या बना, कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक, और कॉन्स्टेंटिनोपल वाला जो पार्ट है उसी को कौन सा एम्पायर बोला गया, बेजेंटाइन एम्पायर। इतनी बातों में कोई दिक्कत। अब जरा देखें, बात आती है कि ये रोम का फाउंडर कौन है, रोम इस्टेब्लिश कौन किया है। ठीक, तो एक नाम है अगस्टस सीजर का। किसका नाम है, अगस्टस सीजर। ये फाउंडर है, फाउंडर ऑफ रोमन एम्पायर। कौन है, अगस्टस सीजर। ये रोमन एम्पायर के क्या रहे हैं, फाउंडर। ठीक, अब जरा देखिए, एक तो सत्ता किसकी है, बेजेंटाइन्स की, लेकिन उसी समय ये जो अरबियन कंट्री है, अरब कंट्री, अरब को अगर दिखाएं हम आपको, ये वाला हिस्सा जो है ये, यहाँ पे एक शक्ति बढ़ना शुरू करती है जिसका नाम बनेगा क्या आगे चल के, ओटोमन एम्पायर। क्या, यहाँ पे अरब वाले पार्ट में एक शक्ति डेवलप होगी जिसका नाम क्या है, ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर का जो राजा है, शासक है, वो कौन है, महमूद सेकेंड। कौन है, महमूद सेकेंड। अब जरा देखिए, महमूद सेकेंड मात्र 21 साल का लड़का। ठीक, और यहाँ पे अगर देखा जाए जो रोमन एम्पायर है, बेजेंटाइन एम्पायर, इसमें राज कौन कर रहा है, कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है भाई, एक बूढ़ा व्यक्ति और एक्सपीरियंस्ड आदमी है, लेकिन इनके पास सेना केवल कितनी है, मात्र 7,000 की सेना। किसके पास, कॉन्स्टेंटाइन के पास। और दूसरी तरफ कौन है, महमूद सेकेंड। कौन, महमूद सेकेंड। वो जीत जाएगा, फतह करेगा, इस वजह से उसका नाम और रखा जाएगा क्या, महमूद फतह। बात समझ रहे, फतह मतलब जीत होती है, तो महमूद फतह उसका नाम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चीज़ों को। एक और जो सत्ता आती है किसकी, ओटोमन एम्पायर। कौन सा, ओटोमन एम्पायर। इसको लीड कौन कर रहा है, महमूद या मोहम्मद सेकेंड। ठीक, इन्हीं का नाम क्या रखा जाएगा, मोहम्मद फतह। क्यों, क्योंकि वो जीतेंगे। बात समझ रहे हैं, इनका नाम क्या रखा जाएगा, मोहम्मद फतह। अब जरा देखिए कहानी, ये जैसे अगर देखें हम लोग कि ये है कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक, इधर क्या चल रहा है, बेजेंटाइन एम्पायर, और इधर कौन है, ओटोमन एम्पायर। बीच में जगह है क्या, कॉन्स्टेंटिनोपल। इधर का हिस्सा पूरा का पूरा ओटोमन्स का, इधर का हिस्सा बेजेंटाइन्स का। ये बीच में जगह, इसी के लिए सारा का सारा लड़ाई। यहाँ पे एक चर्च हुआ करता था। ठीक, कॉन्स्टेंटिनोपल में एक चर्च था जिसका नाम है होया सोफिया। चर्च का क्या नाम है, होया सोफिया। अगर मैं लिखूं यहाँ पे, एक चर्च था। हाँ, यहाँ पे एक है क्या, चर्च। इसको ऊपर लिखते हैं, एक क्या है, चर्च। चर्च का नाम क्या है, होया सोफिया। ये जो बेजेंटाइन एम्पायर है वो 3 लेयर से कवर्ड था, मतलब 3 लेयर की सुरक्षा। अगर देखा जाए तो इसके गेट पे किस तरीके से सुरक्षा है, इस तरीके की। लेकिन यहाँ से जब अटैक होता है किसका, मोहम्मद सेकेंड का, तो इनके पास बहुत बड़े बड़े तोप हैं। उस तोप से जब इस पर अटैक करना शुरू करते हैं तो ये दीवारें ढह जाती हैं। और तारीख में क्या बताया था, 29 मई। 29 मई को इनकी एंट्री कहाँ हो जाती है, रोमन एम्पायर क्या हो गया, ख़त्म। अब जरा देखिए कि एकदम सीधी लड़ाई पे, ये केवल एक जगह की लड़ाई नहीं है, ये आप देखेंगे तो एक धार्मिक लड़ाई भी बन जाती है। किस तरीके से कि एकदम इस्लामिक चीज़ों के साथ
क्रिश्चियंस का सीधे तौर पे लड़ाई, और क्रिश्चियंस की क्या हुई, हार हुई। तो एक पूरा का पूरा यूरोप में मैसेज जाएगा ना कि हमें हरा दिया गया इस्लामिक लोगों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं वो हमसे ज़्यादा पावरफुल हैं, ठीक। और मैं आपको बताया क्या कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह, यहाँ पे चर्च है। लड़ाई के एक दिन पहले 28 मई को वहाँ पे तमाम लोग जुटे पड़े हैं। जानते हैं, जब आस्था आपकी बहुत ज़्यादा प्रबल रहती है तो आपकी उम्मीदें भी बहुत बढ़ जाती हैं। रहता है ना कि नहीं, मेरी सुरक्षा कोई करेगा, एक ऐसी शक्ति है जो मेरी बचाव करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आपको शुरुआत में एक क्लास के बताया था कि ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे स्कॉलर्स रहा करते थे ना, विद्वान लोग वहाँ पे रहा करते थे। वो इस जगह से दूसरी जगह भागना शुरू करेंगे, भागेंगे ना। देखिए किस तरीके से विचारों का परिवर्तन होना शुरू करेगा ये इस एक लड़ाई से, कि एक तरफ आपकी मान्यता क्या रही है कि हमेशा एक ईश्वरीय शक्ति को मानते चले हैं। अब बात क्या हुई कि आप ये सोच करके चल रहे हैं कि ईश्वर मुझे बचाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो लोग क्या करना शुरू करेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होता। अब क्या होगा, इनकी विचारधारा बदलना शुरू करेगी लोगों की। बात समझते हैं? आप एक बात जानिए कि शिक्षा बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपको तार्किक होने के लिए। किसी भी बात को यूं ही मान लेना, ये कहीं से कोई तर्क संगत बात नहीं है। जब कोई बात आपको समझाया जा रहा है, कोई बात आपको बताया जा रहा है, एक बात रहती है कि किसी बात को थोपा गया आपके ऊपर, एक बात आपको बातें समझ में आ रही हैं फॉलो करने के लिए, दोनों अलग अलग बात होगी ना। एक ज़बरदस्ती आपसे मनवाया जा रहा है। अब जैसे यहाँ पे क्या कंडीशन है कि पहले जो किताबें वगैरह लिखी, देखिए इसमें एक रोल प्ले करते हैं, सबसे बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, एक है जोहानस गुटेनबर्ग। कौन, मैं अगर लिख दूं उनका नाम यहाँ पे, जोहानस गुटेनबर्ग। ये है कौन, जोहानस गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग का क्या रोल रहा है, ये फाउंडर रहे हैं किसके, फाउंडर या फिर इन्वेंटर बोलते हैं, इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस, आप जरा समझिए बात को कि प्रिंटिंग प्रेस कोई मामूली खोज नहीं थी। आज के समय पे हम लोग के पास चीज़ें, आप पढ़ पा रहे हैं चीज़ों को, क्यों, क्योंकि आपके पास लिखी हुई चीज़ें उपलब्ध हैं आसानी से। जब ये नहीं रहा होगा तो केवल ओरली चीज़ें पहुंच पाती रही होंगी ना, मैं जो भी आपको बता दिया गया वो आप मानने को बाध्य हो जाएंगे। अब उसमें रोल प्ले करते हैं कौन, गुटेनबर्ग। जर्मन के थे ये कहाँ के थे, ये जर्मन के थे गुटेनबर्ग। इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का जब इन्वेंशन किया तो इस पर ज़रा सीन देखिए क्या बनता है कि पहले जो पोप लोग होते थे, पोप पादरी, उनके पास ये अधिकार था कि वो बाइबल लिखें। वो हाथों से बाइबल लिखते थे, साल लग जाता था लिखने में, और साल भर में आप एक कॉपी लिख पाए, और लिखा भी गया तो वो किसके पास जमा है, राजाओं के पास। आम जनता के पास तो आ नहीं रहा है पढ़ने को, तो जनता तार्किक होगी कैसे, नहीं हो सकती ना। अब गुटेनबर्ग क्या किए कि अब एक ही साल में वो 500 कॉपी छाप रहे हैं, तो आम जनता के पास ये पहुंचना शुरू करेगी, वो भी सस्ते दर पे। लोग पढ़ेंगे, जब लोग पढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। बात समझते हैं? इसलिए आप जनरली देखेंगे कि जिस देश में एजुकेशन का स्तर अच्छा है वहाँ पे वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ आगे बढ़ता है, और जहाँ पे शिक्षा का स्तर कमज़ोर है वहाँ पे चीज़ें अभी भी उतनी तर्क संगत नहीं होती हैं। लोग ये जैसे अंधभक्ति या मिथ्या सोच में डूबे पड़े हैं आज भी। हाँ, अब देखिए ज़रा इनका प्रिंटिंग प्रेस किस तरीके से परिवर्तन लाएगा कि लोगों के पास बाइबल पहुँचना शुरू हुई, लोग बाइबल पढ़ना शुरू किए। हाँ, अब एक विचारधारा जन्म लेगी नई, एक शब्द आएगा रेनेशा। कौन सा शब्द, रेनेशा। रेनेशा बोले तो पुनर्जागरण। पुनर्जागरण क्या हो गया, आप सोए हुए थे, पहले जागे थे, बीच में किसी कारण से सो गए, फिर से आप जाग गए, इसको क्या बोलेंगे, पुनर्जागरण, रेनेशा। तो सबसे पहले रोम में ये काम शुरू हुआ, इटली का जो पार्ट है वहाँ पे सबसे पहले पुनर्जागरण का काम शुरू हुआ। क्यों, क्योंकि ये घटना घटी थी। लोग अब और ज़्यादा क्या हो रहे हैं, तर्क संगत होना शुरू कर रहे हैं। लोगों को ये लगेगा कि नहीं, शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो झूठी मिथ्या ढोंग ढकोसला है इससे हमें आगे निकलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो देखा जाए ज़रा, अगर यहाँ पे अब किसका कब्जा हो गया, ऑटोमन्स का, ठीक। इनका कब्जा होने के बाद अब इस जगह से अगर किसी को ट्रेड करना होगा तो इनके हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। अब ये जगह किसके कब्जे में आ गई, ये वाला ऑटोमन्स के।
अब यहाँ से ही एक रास्ता है क्या ट्रेड करने का भारत के साथ या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ। टैक्स लग गए, इतने ज़्यादा टैक्स लग गए कि इस तरफ से आना बड़ा मुश्किल हो गया। अब क्या होगा कि इनको भाई ट्रेड तो करना ही है, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं यूरोप एक ठंडा देश है, ठीक, वहाँ पे गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है कि ऐसा कुछ चीज़ खाएं जिससे बॉडी क्या रहे, गर्म रहे। वहाँ पे आप देखेंगे नॉनवेज का चलन बहुत ज़्यादा है, तो इनके लिए इसको ज़रूरत पड़ती है मसालों की। किसकी? मसाले, स्पाइसेस। और देखेंगे आप तो ये भारत का और इंडोनेशिया का ये जो पूरा बेल्ट है, यहाँ पे मसालों का प्रोडक्शन बहुत हाई है, और ख़ासकर भारत, समझ रहे हैं। इस वजह से यूरोपियंस को ट्रेड भारत के साथ करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। अब ये रास्ता तो बंद हो गया, कैसे दूसरा रास्ता खोजा जाए? तो उसी में एक बात आती है, एक इंसान निकलता है 1492 में, कोलंबस नाम का। कोलंबस निकले भारत की खोज के लिए, लेकिन पहुंच गए कहाँ? अमेरिका। अमेरिका की खोज नहीं किया उन्होंने, अमेरिका का समुद्री मार्ग खोजा है। अमेरिका तो पहले से है, जगह तो पहले से है ना, रास्ता खोज दिया कि समुद्र के रास्ते अमेरिका हम इस तरीके से पहुंच सकते हैं। लेकिन देखिए ज़रा, एक ही बार में भारत पहुंचना थोड़ा कठिन था। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा दो देश है, ये वाला है स्पेन, और ये जो किनारे पे है, अगर मैं दो अलग अलग इसको दिखाऊं, एक दिखाता हूँ दूसरे कलर से, ये जो ग्रीन से है ये है स्पेन, ठीक है, और स्पेन के बगल में छोटा सा क्या है? पुर्तगाल। ये क्या है? ये पुर्तगाल। यहाँ पे एक राजा आया, कौन? हेनरी, प्रिंस हेनरी। हेनरी क्या किए कि इन्होंने क्या कहा कि हम लोग अफ्रीका के कोस्ट का मैप बनाते हैं। तो पहले इन्होंने बेड़ा जो भेजा, कहे कि आप जाइए कुछ दूर खोज करके आइए, फिर और आगे आए, और आगे आए, और आगे आए, तो एक आएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, अल्बुकर्क, वो यहाँ पे आएंगे। कहाँ पे? इस जगह पे। बहुत सारा तूफान झेल करके आए, तो इस जगह का नाम उन्होंने क्या दिया? केप ऑफ गुड होप। क्या नाम दिया? केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरमाशा अंतरीप। क्या बोलते हैं? उत्तरमाशा अंतरीप। अब बात आई क्या कि यहाँ तक का तो बात बन गया, इसके आगे कैसे जाएंगे? तब बुलाया जाता है किसको? वास्को डिगामा को। वास्को डिगामा क्या है? पुर्तगाल के नेवी में कमांडर रहे हैं, ठीक। उनको बुलाया गया कि भाई आपको इसके आगे जाना है, ठीक है। यहाँ तक का तो खोज हो चुका है, यहाँ तक रास्ता खोज दिया गया। अब वास्को डिगामा साहब निकलेंगे कब? डेट कौन सा है? ईयर कौन सा है? 1498। 1498। यहाँ से वास्को डिगामा निकले, ये यहाँ आए, यहाँ से ऊपर, यहाँ कहीं उनकी मुलाकात होती है किससे? अब्दुल माजिद से। किससे? अब्दुल माजिद कौन है? जैसा कि बताया कि यूरोपियंस, अरे ये जो अरब के निवासी हैं या फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं, उनका भारत से ट्रेड हमेशा से होता रहा है। हाँ, तो यहाँ पे मुलाकात किससे हो रही है? अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद साहब ने क्या किया? वास्को डिगामा को ये भारत पहुँचाए। ये कहाँ पे? केरल के कालीकट पे। केरल के किस जगह पे? कालीकट। उसको कोझिकोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बात समझ में आ रही है? इतनी बातों में कोई दिक्कत? ये कहाँ पहुँचे? वास्को डिगामा साहब कहाँ पहुँच चुके हैं? वास्को ड गामा ये पहुँच गए 1498 में केरल के कालीकट पे। इस तरीके से भारत में क्या एंट्री हो रही है? किसकी? यूरोपियंस की। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि ये कारण क्या रहे हैं इस रास्ते को खोजने के। ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल की लड़ाई लड़ी गई, वो मेजर इफेक्ट डालता है क्या इस पूरे के पूरे इतिहास क्रम को बदलने के लिए। आगे की क्लास में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से अलग अलग यूरोपियन कंपनी का भारत में क्या हुआ है, अराइवल हुआ है। तब तक के लिए थैंक यू।